वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ, बात हो रही है सर्वप्रथम भगवान गणेश की। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पर भी हम गणेश चतुर्थी को मना रहे हैं, उनके आगमन को मना रहे हैं। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी, स्वागत है आपका और आपको भी शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना पावन पर्व है और हर साल की तरह तो नहीं, लेकिन अब की साल कुछ खास है क्योंकि पूरी तरह से लोग महामारी के साए से बाहर निकल गए हैं और जोश शोर से गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है। लेकिन इस शो के ज़रिए आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? आज हम आपको गणपति के स्वरूप को समझाने वाले हैं और उनके हर आकार से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग या पर्सनल फाइनेंस के क्या लेसन्स मिलते हैं, क्या सीख मिलती है, इस पर हम आज फोकस करेंगे। चर्चा की शुरुआत में करना चाहती हूँ जहाँ पर हम गणपति जी को गजानन के नाम से भी जानते हैं, जिनका सिर बड़ा है, उनका जो मस्तिष्क है वो बहुत बड़ा है। वो इसीलिए भी है क्योंकि वो ज्ञान के देवता हैं, उनको कहा जाता है। और जब ज्ञान की बात आती है तो आप जब निवेश कर रहे हो या किसी को सलाह भी दे रहे हो, उस तरह के बिजनेस में हो, सही तरीके का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल कविता, सही कहा आपने। देखिए, हम हमेशा कहते हैं ना, श्री गणेश कीजिए। हाँ। निवेश का श्री गणेश कीजिए। तो हमेशा बात शुरू होती है तो गणपति से होती है। और आपने बात की गजानन की, उनका बड़ा मस्तिष्क है, सिर बड़ा है। ये बात करता है विजडम की, कि यानी कि आप सोच समझकर जब भी निवेश करते हैं, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होती है, तो एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इन्फॉर्म डिसीजन लेना, हमेशा जागरूक रहना, चीज़ों को समझना, सोच समझकर निवेश करना, जो भी फाइन प्रिंट्स हों उसको पढ़ना। यानी कि जब भी आप निवेश की बात करें तो ये नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट, तो एक बात की बात है, उससे पहले ओवरऑल फाइनेंशियल गोल तय करने हो आपको या डिसीजन लेना हो, वो आप हमेशा यहाँ से शुरुआत करें। ये हमें सीख मिलती है गजानन से। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं कि लक्ष्यों के आधार पर आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो आमतौर पर बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग तरह की निवेश रणनीति आपको सुझाएंगे, लेकिन आपके लिए क्या सही है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हर एक के अपने अलग गोल्स होते हैं, उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं और उस हिसाब से आपको, क्योंकि आपकी यूनिक ज़रूरतें हैं और उस हिसाब से आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो वही हम यहाँ पर सीखते हैं। लेकिन ये नॉलेज मिलने का जो ज़रिया होता है, अब गणपति जी के पास तो भैया वो तो भगवान है, हाँ, और प्रथम पूज्य हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से, पोर्टफोलियो के लिहाज से, लक्ष्यों की प्लानिंग के लिहाज से जब ज्ञान लेने की बात आती है तो सही ज़रिया ज्ञान लेने का क्या होता है? देखिए, आप आंखें खोलकर आप देखिए, फोकस कीजिए चीज़ों पर, ये बहुत ही ज़रूरी है। हाँ। और ये हमें गणपति से, हम अगर देखें किसी भी गणपति की मूर्ति को, तो हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से वो फोकस दिखाई देता है उनकी आंखों में। तो हमेशा आपने लक्ष्यों पर फोकस कीजिए ताकि आप सही डायरेक्शन में जा सकें और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। बिल्कुल। अगला जो नाम है गणपति जी का, या जिस स्वरूप से हम आज प्रेरणा लेने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो है उनके कान। लंब करना उनको कहा जाता है क्योंकि उनके पास सब कुछ और सभी की मनोकामनाएं और सभी की विशेस और उनकी प्रार्थनाएं सुनने की क्षमता होती है। तो एबिलिटी टू हियर। अब ऐसे में जब आप इसको फाइनेंशियल प्लानिंग में लागू करना चाहें तो सुन तो हम बहुत कुछ लेते हैं, कुछ लोग अमल कर देते हैं, कुछ लोग जो नहीं सुना है वो भी अमल कर देते हैं। तो सुनने का काम तो बहुत ज़्यादा होता है, इन्फॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, नहीं कविता? मैं एक बात बोलूँ कि वैसे तो गणपति के हर शरीर के हर पार्ट से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती ही है, लेकिन जैसे कान की अपने बात की, तो पहली बात तो ये, कई बार लोग सुनते नहीं हैं। हाँ। और अपने मन में जो चल रहा है उस हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। तो ये भी सीख है कि आप एक अच्छे एडवाइज़र की, एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की, या जो भी मतलब इसका जागरूक या जो जानता हो, विशेषज्ञ हो, उसकी बात को ज़रूर सुने। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जब आप सुनते हैं तो जैसा आप भी कह रहे थे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन सब कुछ शायद आपके काम की ना हो। तो आप ध्यान दें कि आपके ज़रूरत के हिसाब से कौन सी चीज़ ज़रूरी है, उसको समझना। तो इसके लिए बड़े कान यही दिखाते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन को सही से एब्जॉर्ब कीजिए, उसको सुनिए, उस पर ध्यान दीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को सही से हासिल कर सकें।
बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और गणपति जी को चिंतेश्वराय भी कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि वैसे तो गणपति जी की जब भी हम मूर्ति देखते हैं तो उनकी आँखें बहुत खूबसूरत लगती हैं मुझे। सबसे ज़्यादा खूबसूरत उनके अंग में मुझे आँखें लगती हैं। छोटी-छोटी होती हैं लेकिन इतनी बारीकी से वो सभी तरह के भाव प्रकट करती है कि शख्स जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन यहीं पर एक बात जो हमें समझनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो के लिहाज से, वो है आई फॉर डिटेल, यानी इतनी बारीकी से, इतनी बारीक पकड़ होती है उन नज़रों की। वो किसी भी अपने भक्त की दुविधा को समझ लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, भाप लेते हैं। उसी तरह आपको भी समझना चाहिए बिल्कुल, अपने पोर्टफोलियो में। बिल्कुल सही बात है, और फाइन प्रिंट्स को आपको पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। तो इंश्योरेंस के लिहाज से आप समझा दीजिए। क्योंकि इंश्योरेंस और कोई भी प्रोडक्ट हो, इंश्योरेंस में क्योंकि ज़्यादा स्कोप होता है कि यहाँ पर ज़्यादा धोखाधड़ी भी हो सकती है, तो इस लिहाज से भी। बट आप कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो जो ब्रोशर में लिखा होता है वो बाहर की बातें होती हैं, लेकिन उसके आगे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उनको समझना, उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। और अपने गोल पर आप फोकस करें, ये यहाँ पर समझ निकल कर आती है। तो गणपति बापा के स्वरूपों पे तो हम लगातार आगे भी बात करेंगे। पंकज जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन देखिए पूरे देश भर में गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है और बापा के आगमन को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर है और पूरा देश सराबोर हो रखा है इस त्यौहार को लेकर। कहीं ना कहीं गणेश चतुर्थी के बाद इस पूरे आने वाले 6 महीनों में हम देखते हैं कि त्योहारों की झड़ी लगी होती है भारतवर्ष में। महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से चतुर्थी मनाई जाती है, गणपति की गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। लेकिन बापा का आगमन किस तरह से महाराष्ट्र में किया जा रहा है, क्या क्या तैयारियां हैं, आइए इसका जायजा लेते हैं। इतिहास की अगर बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा के काल से ही गणेश पूजन घरों घरों में किया जाता था। सबसे पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव महाराष्ट्र के पुणे में हुआ और मुंबई में जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वो है केशवजी नाइक चौल, जहाँ पर मुंबई का सबसे पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव शुरू हुआ। लालबाग के राजा की सजावट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर साल अनोखे और आकर्षक थीम पर आधारित सजावट की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महाद्वार है, जो महाप्रवेश द्वार है, वहाँ पर अयोध्या का राम मंदिर साकारा गया है। वहीं अंदर पंडाल में जहाँ पर बापा विराजमान होंगे वहाँ पर अयोध्या का गुंबद साकारा जाएगा। लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए लाखों भाविक यहाँ आते हैं और यहाँ पर 2 तरह की लाइनें लगती है। एक पहली जो होती है वो है मुख्य दर्शन की लाइन, जहाँ पर आपको ये सारे चरण जो है वो पार कर मुख्य दर्शन करने जाना होता है। दूसरी जो होती है वो मन्नत वाली या फिर चरण स्पर्श वाली लाइन होती है, जहाँ पर आप दर्शन करते हैं चरण स्पर्श कर जिनकी मन्नत होती है, जो मन्नत पूरी कर लेते हैं वो यहाँ पर आकर दर्शन लेते हैं। मुख्य दर्शन के लिए आपको 1, 2 या 3 घंटे में दर्शन हो जाता है, लेकिन जो मन्नत वाली लाइन है वहाँ पे 1, 2, 3 या 4 दिन भी आपको लग सकते हैं। हर साल यहाँ पर थीम बेस्ड डेकोरेशन होता है। इस साल का डेकोरेशन जो है वो अयोध्या का श्री राम मंदिर यहाँ पर साकार किया जाएगा और उसे साकारा गया है प्रसिद्ध कला दिग्दर्शक नितिन चंद्रकांत देसाई ने। लालबाग के राजा की मूर्ति की अगर बात की जाए तो जब हम प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बड़े ही ठाठ में राजा अपने सिंहासन पर विराजमान हमें नजर आते हैं और जो यहाँ पे भक्तों की लाइन लगी होती है दोनों तरफ, तो वो जो नज़ारा दिखाई देता है वो बिल्कुल एक दरबार की तरह नजर आता है।
यानी कि गणेश गली के गणपति के पंडाल में। यहाँ की जो तैयारियाँ हैं वो अंतिम चरण में नज़र आ रही है। यहाँ का जो डेकोरेशन होता है वो हर साल यहाँ पे तीर्थ क्षेत्र की प्रतिमा साकार की जाती है। इस साल कौन से तीर्थ क्षेत्र की प्रतिमा साकार की जाएगी, ये बताने के लिए हमारे साथ है पंडाल के सेक्रेटरी स्वप्निल परब जी। स्वप्निल जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2 साल बाद हम ये त्यौहार मनाने जा रहे हैं, किस तरह का उत्साह है और कौन सी प्रतिमा यहाँ पर इस साल साकार की जाएगी? देखिए, मुंबई का राजा का ये 95 इयर्स है और बहुत ही धूमधाम से ये साल हम मना रहे हैं। वैसे कि आपने यहाँ पे बता दिया, 2 साल के बाद कोरोना का निर्बंध सबसे पहले उठने के बाद ये उत्सव फिर से धूमधाम से यहाँ मनाने की कोशिश हर मंडल कर रही है। जितने बड़े पैमाने में पंडालों पर डेकोरेशन होता है, उतने ही बड़े उत्साह से लोग अपने घरों में डेकोरेशन करते हैं। फिलहाल मैं लालबाग के चिवड़ा गली में हूँ, जहाँ पर आपको एक ही जगह पर सारा सामान मिल जाता है। फिर वो चाहे असली फूल हो, नकली फूल हो, लाइट्स हो, बैकड्रॉप में लगाने वाला आकर्षक पर्दा हो, ये सारी चीज़ें, पूजा का सामान हो, ये सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पर यानी कि चिवड़ा गली में मिल जाती है। बापा के लिए ये छोटा सा मुकुट है और ये बड़े बापा के लिए हे कितीला आहेत? 100 रुपये हे 100 रुपयाला। आणि ह्या साईज मधले पण आहेत, हे कितीला आहेत? 80 रुपये। तो 80 रुपये से लेकर 150 रुपये तक गणपति बापा के लिए मुकुट हमें यहाँ पे मिल जाता है। उपर्ण है, इसे उपर्ण कहा जाता है। इसको गणपति बापा के गले में डाला जाता है और ये अलग अलग रंगों में, अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग पैटर्न में यहाँ पे उपलब्ध है। 50 रुपये से लेकर 150 रुपये तक उपर्ण यहाँ पे मिल जाते हैं। हमारे पास और भी डिज़ाइन यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं, ये देखिए। कोई भी त्यौहार जब हम मनाते हैं तो हमें पर्यावरण का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर लालबाग में इको फ्रेंडली मखर भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ये एक मंदिर के आकार का मखर है, 2 सुंदर से मोर लगे हुए हैं यहाँ पर। और इसकी प्राइस अगर हम देखें तो विदाउट लाइट्स यहाँ पे है ये 1800 रुपये का, और विथ लाइट्स अगर हमें चाहिए तो ये है मिलेगा हमें 2300 रुपये का। उसी तरह कई और मंदिर जैसे मखर है यहाँ पे, मंदिर के आकार के मखर है यहाँ पे। इसकी कीमत जो है वो 2500 रुपये है विदाउट लाइट्स, और विथ LED लाइट्स अगर हमें ये लेना है तो इसकी कीमत है 3000 रुपये। उसी तरह के कई और भी मखर है। ये वाला देखिए, महाराष्ट्र में किलो का बहुत महत्व है। कई लोग अपने घरों में इस तरह की सजावट करना बहुत पसंद करते हैं। और सोचिए कि अगर इस सजावट में हम बापा को विराजते हैं तो वो नज़ारा कितना सुंदर लगेगा। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे इसके लिए? मोस्ट अब देखा जाए ना तो मोदक के लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट की आवश्यकता नहीं। इसमें 2 ही इंग्रेडिएंट आते हैं, एक तो कोकोनट और एक गुड़। स्टफिंग के हाँ, स्टफिंग के लिए दोनों चीज़ से ही मोदक बनते हैं। ओके। मोस्टली जो उकड़ीचे मोदक बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें से बनते हैं। हाँ, और बाद में हर एक हम लोग ड्राई फ्रूट या कोई डालने के, लेकिन मोस्टली ये 2 ही चीज़ रहते हैं। और ये बाहर का जिसको हम पाती बोलते हैं, मोस्टली महाराष्ट्र में उसको पाती बोलते हैं, तो उसके लिए जो लगता है वो सिर्फ चावल का आटे से ही बनता है। और ये हम बॉईल करके लेंगे। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि उकड़ कैसे निकालती है। उसको उकड़ बोलते हैं। जो बाहर वो कैसे करते हैं, क्योंकि मेन तो यही रहता है, क्योंकि जब आपकी उकड़ परफेक्ट होना तब मोदक ही परफेक्ट बन जाते। 1 मटके चावल का आटा है तो हम लेंगे 1 मटकी पानी। अब इसको अच्छी तरह से बॉईल होने दीजिए, पूरा बॉईल। और फिर इसमें ना थोड़ा हम डालेंगे घी और थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक। अब ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए ना, बाद में इसमें ये डालने का आटा। अभी 5 मिनट हो गए। अभी
इसको हम निकाल के दूसरी थाली में। अब ये जब तक जितना गर्म है ना, उतना ही इसको आप कोई भी ऐसे ले लेना ग्लास वगैरह और उससे पूरा ये ऐसे भून लेना, ताकि उसकी जो गुठलियाँ है ना वो एक भी नहीं रहनी चाहिए। पूरा का पूरा ये एकदम स्मूथ जैसा होना चाहिए। जितना फास्ट कर सके ना उतना करो, नहीं तो बाद में वो सूख जाता है। थोड़ी धीमी आंच पर करना है। इसमें पहले 1 चम्मच घी डालो। तो हमारा मिश्रण भी तैयार है और ये पाती का आटा भी तैयार है। तो अब हम ये इससे मोदक बनाएंगे, इसको इसमें भरेंगे और मोदक बनाएंगे। इसमें मैं भी आपकी मदद करूँगी। तो पहले लेते हैं आटा, ले लो। बाद में इसमें ये भरना है ऐसे। ओके। फिर इसको एक कली निकालनी है, इसको बोलते हैं कलियाँ। जो मोदक की रहती है वो मेन तो इसका यही है कि जो ये बनता है उसमें नीचे से लेके ऊपर तक डालने का। अच्छा, नीचे से हाँ, लेना है। पूरा परफेक्ट। बाद में इसको ऐसे पकड़ने का, एक भी उसकी कली कहीं से भी मुड़ न जाए। हो गया मोदक। मोदक तैयार। परफेक्ट। गणपति पापा खुश। यस। ओके। और ये है हल्दी के पत्ते। ये मैं काट के इसके लिए रखती हूँ ताकि वो पूरा अंदर बैठ जाए। पूरा है तो बाहर आ जाएगा आधा। सच में बहुत बढ़िया है। तो उत्साह से भरपूर यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा है गणेश चतुर्थी को लेकर। चर्चा को हम भी आगे बढ़ाते हैं। अगला जो स्वरूप है गणपति जी का जिससे हम प्रेरणा ले रहे हैं वो है लंबोदराय का। गणपति जी का जो पेट है ना वो बहुत बड़ा है। लड्डू उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है, खाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए इतने स्वादिष्ट पकवान बनते हैं और लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अपने इस 10 दिन के मेहमान की पूरी सेवा करने के लिए। लेकिन इनका जो बड़ा सा पेट है वो कहीं ना कहीं ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको सीख देता है कि रिस्क एपेटाइट, जोखिम लेने की क्षमता आपकी कितनी होनी चाहिए। तो इससे क्या मैसेज? बिल्कुल बिल्कुल कविता, देखिए हर इन्वेस्टर की अपनी एक अलग रिस्क एपेटाइट होता है। हाँ। कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं, लेकिन इसको समझकर और उस हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। और बड़ा पेट है इसका मतलब ये भी कि पोर्टफोलियो भी बड़ा होना चाहिए आपका। आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये जरूरी है जो आपने कहा कि रिस्क एपेटाइट, लेकिन रिस्क ना लेना ये भी एक रिस्क है। अच्छा, तो कई बार निवेशक ये बोलता है कि मुझे रिस्क लेना ही नहीं है, मुझे ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है कि वहाँ पर रिस्क बिल्कुल ना रहे। पर होता ये है कि आपको रिटर्न्स भी नहीं मिल पाते हैं। हाँ। फिर ऐसा होता है कि पैसा रखा हुआ है लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो पैसा बढ़ता नहीं है, और जो आपके लक्ष्य के लिए बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है उतना पैसा नहीं हो पाता है, तब आपको ज़्यादा चिंता होती है। तो इसके लिए आप अपने रिस्क को समझें, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग निवेश करें। लेकिन क्योंकि आपको जानकारी नहीं है इसके लिए आप निवेश नहीं कर पा रहे हैं, आप रिस्क ले नहीं पा रहे हैं, वो भी गलत है। तो इसके लिए इससे ही सीख मिलती है कि रिस्क लें, आप सोच समझ कर लें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और अच्छा बड़ा पोर्टफोलियो बनाएं जैसे गणपति का उदर है। लेकिन मुझे अभी आपने कहा कि बड़ा पोर्टफोलियो होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। तो बड़ा पोर्टफोलियो नहीं होगा तो मेरे तमाम लक्ष्य कैसे पूरे हो जाएंगे? अब रिटायरमेंट का लक्ष्य है, बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, खुद का भी तो घर खरीदना है, लक्ष्य तो बहुत सारे हैं, पोर्टफोलियो छोटा कैसे हो सकता है?
बड़ा होना चाहिए ना, मतलब बड़ा उधर हाँ, होता है। तो हाँ, मैंने यही कहा कि हाँ। गणपति जी का बड़ा पेड़ ये कहता है कि आपका पोर्टफोलियो भी बड़ा बड़ा हो, होना बहुत सारे चाहिए। एसेट्स हो आपके पास, हाँ, तो ताकि आप, बहुत सारे एसेट्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमारे पास इक्विटी, डेट, कमोडिटी में लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप सिर्फ एक ही एसेट तक सीमित ना रहें। कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ गोल्ड में करते हैं बाकी नहीं करते हैं, या हम सिर्फ एफडी में करते हैं बाकी नहीं करते हैं। आप अपने गोल्स के हिसाब से अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए और खूब पूंजी जुटाइए। चलिए, अगला जो नाम है गणपति जी का वक्रतुंड है। और यहाँ पर जिस तरह से हम जानते हैं कि गणपति बापा की एक ट्रंक है, तो वो ट्रंक से हमें क्या समझ में आता है? इसको हम कैसे अडेप्ट कर सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, अडेप्टेबिलिटी की बात करें, किस तरह के संदेश मिलते हैं और पोर्टफोलियो में ये सारी चीज़ें कितने मायने रखती हैं? क्योंकि बाजार की चाल तो अस्थिरता वाली होती है, फितरत होती है बाजार की अस्थिरता। तो ऐसे में बाजार के उतार चढ़ाव को आपको अपनाना चाहिए, किस तरह से अपनाना चाहिए? बिल्कुल, आपको समय के अनुसार आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि आप समय के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर सकें। आपको इवन एडवाइस को लेने के लिए भी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। कई बार कुछ बायसेस की वजह से इन्वेस्टर रिजिड होते हैं कि नहीं, मैं तो इसमें कंफर्टेबल हूं या यही करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको भी आपको समझना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पोर्टफोलियो में, साथ साथ आपके सोच में, आपके निवेश के जो रणनीति है उसमें ये रहे, ये हमें यहाँ पर सीख मिलती है। लेकिन इसमें से हम ये कैसे समझें कि बायसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको कैसे गौर करना चाहिए जब पोर्टफोलियो प्लानिंग करें? तो देखिए, बायसेस क्योंकि बिहेवियरल बायसेस होते हैं। आदमी की सोच में कई बार ऐसा लगता है कि मैंने अगर कहीं निवेश किया हुआ है तो ये गलत है या सही है, लेकिन लगता है मैंने किया तो सही है, मैं तो अब यहाँ पे रहूँगा। जब ये अगर मैंने कहीं नुकसान हो रहा है तो नहीं, नुकसान की पूरी भरपाई हो जाएगी तभी मैं यहाँ से निकलूँगा। तो लॉस को बुक नहीं करते, इस तरह से हो जाता है। या कभी हर्ड मेंटेलिटी, यानी कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर आ जाते हैं, सोच कर जाते हैं कि मैं बिल्कुल सही रिसर्च करके यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन जब 10 लोग कोई बात कहते हैं तो लगता है नहीं वो 10 लोग भी तो कुछ बोल रहे हैं तो शायद मैं ही गलत होऊंगा। तो ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल बायसेस होते हैं जिसकी वजह से आपके जो डिसीजन हैं वो गलत हो जाते हैं। ओके, तो चलिए, इतनी दिलचस्प बात चल रही है जहाँ पर हम गणपति बापा के स्वरूपों की बात कर रहे हैं, अलग अलग आकार की बात कर रहे हैं। और वैसे एक खास बात यहाँ पर यह है कि अलग अलग तरह के रूप में आपको गणपति बापा की मूर्ति भी दिखाई देगी। जो लोग अपने घर में उनको बैठाते हैं, जो पंडाल और मंडप पे आप जाते हैं, तो अलग अलग स्वरूप होते हैं उनके, अलग अलग हाइट के होते हैं। और इसी बीच में हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, प्रसून बासु, जिन्होंने एनिमेटेड गणपति जो है बनाए हैं। इन्हीं से आप बात करते हैं। और इनकी गणपति जो कि एनिमेटेड है, एकदम ह्यूमन फॉर्म रोबोट गणपति है, जो कि बहुत अनोखी अपने आप में। इसके बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। प्रसून, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। गणेश चतुर्थी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आपको। मुझे ये बताएं कि आप जो गणपति बनाते हैं, जो कि एनिमेटेड गणपति है, क्योंकि बहुत खूबसूरती से ऐसा लगता है कि आपसे बात कर रहे हो बापा, है ना, आप उनकी पूजा कर रहे हो तो उनकी आंखें वगैरह हिलती हैं। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से आई है, कुछ उसके बारे में हमको बताएं। तो हम तो वैसे तो गणपति बनाते नहीं हैं, हम बनाते हैं, वी आर बेसिकली प्रोडक्शन डिज़ाइनर्स, आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिज़ाइन का काम करते हैं हम ज़्यादातर फिल्म एडवर्टाइजमेंट और एंटरटेनमेंट बिजनेस के लिए। वी ऑल्सो वर्क फॉर आपका अम्यूजमेंट पार्क्स। तो ये जो हमारा काफ़ी दिन से इच्छा था, पिछले साल आई थिंक, पिछले साल जिस गणपति के पहले हम लोग गणपति पुले गए थे, एंड उधर से मेरे को आइडिया आया कि हम ये सब एनिमेट्रॉनिक एनिमल्स बनाते हैं, एनिमेट्रॉनिक क्रीचर्स बनाते हैं, तो क्यों ना हम एक गणपति के अंदर ये डाल सके। पर थोड़ा डर तो था, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं द अनकैनी वैली कॉन्सेप्ट, अनकैनी वैली वाला कॉन्सेप्ट। उसके क्या होता है कि कोई भी चीज़ ह्यूमन जैसा बनाओ तो वो थोड़ा सा क्रीपी लगने लगता है, थोड़ा सा डरावना लगने लगता है। अगर ठीक से ना हो, वो भाव अगर ठीक से ना आ पाए तो वो थोड़ा सा डरावना लगने लगता है। तो उसी वजह से हम डर रहे थे कि हम कैसे उसको पार कर सकते हैं। मतलब अगर रियलिज्म लाना है तो उस टाइप का रियलिज्म लाना है जिसमें से वो भाव निकल के आए एंड इट कैन इवोक द इमोशन इन पीपल। इसके पहले हम सिलिकॉन का स्कल्पचर्स करते हैं, हाइपर रियल स्कल्पचर्स करते हैं, पर हर बार जब क्लाइंट कभी रिक्वेस्ट करते कि इसको मूवमेंट दे सकते हो तो हम थोड़ा डरते हैं
कि हम नहीं देते। तो ये एक मौका था जो एक गणपति पुले में जाके मेरा दिमाग में वो आइडिया आया था। तो हम सोचे कि इसमें गणपति बापा का अगर आशीर्वाद रहे तो शायद हम वो ब्रीच कर पाए, वो सक्सेस हो पाए। तो पिछले साल हमने किए थे और काफ़ी अच्छा आया था उसका फीडबैक, काफ़ी बच्चे लोग आए थे। पर पिछले बार क्या था, बिकॉज ऑफ कोरोना बहुत सारे लोग, बच्चे लोग, घर के सोसाइटी के बच्चे लोग भी घर के बाहर से देख रहे थे, सब लोग आ नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा कि इस बार हम फिर से वो करें। तो प्रसून, जो टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है? इसको हम क्या एनिमेटेड वर्जन ही कहेंगे, जैसा कि हम आजकल फिल्मों में भी देखते हैं? क्या ये उसी तरह का एनिमेशन है या उससे भी ज़्यादा अच्छा है? सो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बताते जाए, दिस यूज ऑलमोस्ट सिमिलर टेक्नोलॉजी एज एनी रोबोट। थोड़ा सा डिफरेंस है रोबोट्स और इसमें। इसका पार्ट्स जो है, जो मोटराइज्ड पार्ट्स है, ये सारे रोबोट्स का भी सेम मोटराइज्ड पार्ट्स है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि रोबोट्स अपने हिसाब से डिसीजन लेता है और हम इसको एनिमेट करते हैं, जैसे पपेटियर होता है। सो इसका सारे मोटर्स एंड टेक्नोलॉजी जो है एक हद तक वो रोबोटिक्स जैसा है, पर इसको हम एनिमेशन जैसा हमारे हिसाब से उसको मूवमेंट देके उसको साउंड के साथ सिंक करके रखते हैं। तो हर बार जैसे हम सिंक करेंगे वैसे वो मूव करेंगे। तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ पपेट्री विद द विजर्डरी ऑफ मॉडर्न डे रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। तो प्रसून, वाकई क्या लोग इन्हें पसंद करते हैं? मतलब अपने आप में तो काफ़ी अनोखे दिखाई दे रहे हैं एनिमेटेड गणपति, लेकिन लोगों की क्या राय है कि कहीं ना कहीं आज भी जो है हम मूर्ति को घर में लाना पसंद करते हैं? इस तरह की एनिमेटेड फॉर्म ऑफ गणपति या मूर्ति किस तरह के लोग पसंद करते हैं? पिछले बार बहुत कम लोग आए थे, सिर्फ गिने चुने दोस्त लोग आए थे। और जो एक आध लोग, मतलब बच्चे लोग आए थे, they were all mesmerized and it's a, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज हम भी रोबोटिक्स और एनिमेट्रॉनिक्स में और एडवांस्ड काम करना चाहते हैं। और उसमें एक चीज जो है जो हम लेके आना चाहते हैं कि अभी भी बहुत सारे रोबोट्स जो है दे लुक अ लिटिल बिट डेड। इवन बहुत सारे रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक रोबोट्स भी जो है उसका एक्सप्रेशन और ये सब में वो इमोशन, आप पे वो इमोशन इवोक नहीं करते। शायद वो मुस्कुरा लेते हैं, चाहे वो सैड फेस कर लेते हैं, व्हाटएवर, लिपसिंग कर लेते हैं, पर समहाउ वो आप पे वो इमोशन इवोक नहीं कर पाते। जबकि पपेट्री अगर हम देखें, बहुत कम चीज मूव करता है पर फिर भी वो इमोशन लेके आ पाता है। तो ये जो एक गैप है जिसके वजह से हम रोबोट के साथ जो कनेक्ट है, वो वाला जो पार्ट है ना, ये डिजाइन, टेक्नोलॉजी और आर्टिस्ट्री का एक बीच वाला पार्ट है। इट्स अ मिक्सचर। सो वी आर वर्किंग इन दैट फील्ड बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ, वी आर नॉट द रोबोटिक्स एक्सपर्ट, वी आर नॉट द इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट्स, बट वी आर द डिजाइनर्स एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप वेयर एक रोबोट को देख के आपको इमोशन जग सकता है। तो इसका कोई भी चीज का सबसे अच्छा शुरुआत होता है अगर गणपति जी का आशीर्वाद रहे। तो हमने सोचा कि ये काम का भी पहला शुरुआत हम ये ऐसे एक प्रोजेक्ट से करें जिसमें हम अगर एक ऐसे मूर्ति में इमोशन जगा पाए मूवमेंट के साथ, जो डिवोशन, जो आपका भक्ति, ये वो मेरे पास पिछले साल का कुछ फोटोग्राफ्स है ऑफ पीपल हु आर वाचिंग द शो। उसमें वो दिखता है कि पीपल आर मेस्मराइज्ड, पीपल आर, मतलब कुछ वो इवोक कर पा रहे, वो इमोशन आप पे इवोक कर पा रहे। तो यही हमारा मतलब शुरुआत है इस काम पे और गणपति जी से ही हमने चालू किया है। होपफुली विल गेट समवेयर वेयर वी आर होपिंग टू गो। तो प्रसून, हमको ये समझाएं कि
अभी जो एनिमेटेड गणपति हैं इनकी यूनिकनेस क्या है, और दूसरा ये क्योंकि बाज़ार में जो गणपतियाँ बनाई जाती हैं उनसे ये काफ़ी अलग है, तो ये केवल आप अपने परिवार के लिए बना रहे हैं क्योंकि आपको ये टेक्नोलॉजी पता है और आप इतने क्रिएटिव हैं तो इसीलिए आपने ये बनाया, या लोग इससे इन्हें खरीद भी सकते हैं? नहीं, ये हम बाजार के लिए नहीं बना रहे, ये हम किसी और को देने के लिए भी नहीं बना रहे, किसी और फैमिली का पूजा और ये ऐसे किसी चीज के लिए नहीं बना रहे। ये हमारा एक R&D प्रोजेक्ट है, और ये हमारा एक R&D प्रोजेक्ट है, और ये R&D एक शुरुआत है इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ जर्नी। सो आवर जर्नी समवेयर, हमारा जो जर्नी है वो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इमोशन को ब्रिज करने का एक जर्नी है, जिसका हम सिर्फ शुरुआत गणपति जी से किया है। और ये गणपति जी का जो शुरुआत हमने किया है, इसको हमें कमर्शियलाइज कराने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मान लीजिए हमारा एक काइंड ऑफ पूजा है, जिससे हम चालू कर रहे हैं, एक नया काम, एक नया दिशा में जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आप जो गणपति बना रहे हैं अब हर साल की तरह, जैसे कि लोग थीम्स रखते हैं, आपने भी कोई थीम रखी है? वैसे तो लास्ट ईयर हमने, क्योंकि इसको एक्सपोज, ये पहले तो मैं बोल दूं कि ये वाला गणपति जो है इस पे हम पूजा नहीं करते। हम अलग से मिट्टी का एक गणपति होता है जिस पे हम पूजा करते हैं, जिसका विसर्जन होता है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है और उसका विसर्जन होता है। तो ये जो है इट्स अ डेकोरेशन आइटम। हाँ, तो इसमें हमने इस साल डेकोरेशन चेंज किया, पर टेक्नोलॉजी वही रखा। मे बी आगे जाके हमारा इच्छा है इसको और थोड़ा सा एडवांस करने का, और भी थोड़ा सा सेंसर बेस्ड करने का। ये हमारा एक ऑनगोइंग R&D प्रोजेक्ट रहेगा। तो हम, जैसे अगर आप पूछ ही रहे हो तो मैं एक चीज बता दूं, हमने एक फिल्म के लिए रिसेंटली काम किए थे, विक्रम करके, कमल हसन का पिक्चर है जो सुपर हिट हुआ है। तो उसमें एक बेबी के ऊपर कहानी था, तो वो बेबी का कुछ सीन्स था जो रियल बेबी के साथ पॉसिबल नहीं था। तो उसके लिए हमने एक रोबोटिक बेबी बनाए थे, जैसे द बेबी डाइंग इन द आर्म्स ऑफ कमल हसन, देन द बेबी इज गेटिंग रिवाइव्ड बाय फहद फासिल। सो ये जो सीन्स है ये रियल बेबी के साथ हो नहीं सकता था, तो उसके लिए हमने वो एग्जैक्ट मैचिंग एक बेबी बनाए थे जो रोबोटिक बेबी था। तो इसका भी वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि पिछले साल हमने पहले ये कर रखे थे। अभी वो कर रखे थे बोल के हमने बोल पाया कि हाँ हम ये कर पाएंगे। तो ये एक R&D रहेगा। तो हम जो भी इस ह्यूमन हाइपर रियलिस्टिक और ह्यूमन जोन में जो हम करना चाह रहे हैं रोबोटिक्स को और इमोटिव करना चाह रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप बिटवीन रोबोट्स एंड ह्यूमन, सो दैट वी कैन, जैसे आपका शक्ल, मतलब रोबोट का शक्ल देख के आप कंप्यूटर के जैसे UI UX में बहुत सारा काम हो रहा है, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो हमारा यूजर ह्यूमन इंटरैक्शन, अ लॉट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन इंटरैक्शन जो डिपेंड करता है वो आपका शक्ल के साथ, शक्ल के ऊपर होता है ना, कि आप किसी से मिलते हो, उसका आंख, उसका भाव, इसके साथ आप कनेक्ट करते हो। तो कुछ शब्द वो अगर नहीं भी बोल रहा है तो भी आप उसका भाव समझ सकते हो। तो वही चीज हम, क्योंकि रोबोटिक्स में अभी बहुत सारा काम हो रहा है और ये आगे बढ़ने वाला है, एंटरटेनमेंट रोबोट्स इज going to come in a big way. So we are trying to, right now we are trying to focus on this little super niche area of entertainment robotics, which then can be taken into any other field of robotics which will need that human robot interaction, a more close knit human robot interaction. तो प्रसून, एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि कोरोना काल के बाद ना हमने बहुत सारी नई चीज़ें होती हुई देखी हैं। एक तरह से नई तरह की दुनिया है जिसमें हम सब आ गए हैं। कोरोना काल इस तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। तो अब आने वाले वक्त में क्या हम रोबोट वाले गणपति आते हुए देखेंगे? क्या ऐसा ज़माना भी आएगा? क्या कहते हैं आप? देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो हमारा ये जो गणेशा बोलिए, हनुमान बोलिए, ये सब जो कैरेक्टर्स है आज हमारा यूनिवर्स में, दे आर द सुपर हीरोज। और मार्वल के यूनिवर्स में दे हैव वन सेट ऑफ सुपर हीरोज।
तो मार्वल का यूनिवर्स में वही सुपर हीरोज को लेके उसका बहुत सारे चीजें चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, सब जगह में अगर सुपर हीरो डाल देते हैं उनका तो इंटरेक्शन एक बढ़ जाता है, एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो अगर ऐसा कुछ पाथ निकल के आते सो श्योरली वी विल टेक दैट पाथ, बट राइट नाउ वी आर नॉट trying to commercialize it as we are animatronic idol makers. That is not our goal as of now. But later on अगर ऐसे कुछ है जहां देखिए ऐसे अगर यही गणपति कुछ कम्युनिकेट करेंगे आपको जो सोशली रेलिवेंट इश्यूज हो तो शायद rather than एक स्पीकर आपको बोल रहा है उससे ज्यादा एक कैरेक्टर जब आपसे बात करते हैं आप उसको ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। और जब सेम चीज जब कोई हीरो या सुपर हीरो या सेलिब्रिटी बोलता है तो आप उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते और उसमें ज्यादा वो चीज को ज्यादा याद रखते हैं। तो उसीलिए डेफिनेटली दिस कुड बी अ टूल फॉर दैट, बट एज ऑफ नाउ आवर फोकस इज स्लाइटली डिफरेंट। इट इज मैं कुछ सोच के ये नहीं बनाया, सिर्फ वो गणपतिपुले गए थे और हमारा दिमाग में ये चल रहा था कि ये कुछ कर सकते, दिस कुड बी द नेक्स्ट स्टेप, एंड तब लगा कि व्हाट बेटर देन मेकिंग अ गणपति, टू स्टार्ट विद अ गणपति, बिकॉज सिद्धिदाता वही है। तो प्रसून ये बताएं कि आपकी टीम किस तरह की टीम है, क्योंकि जिस एनिमेशन को हम देखते आए हैं बड़ी बड़ी फिल्मों में, बाहुबली हो गई या इस तरह की हॉलीवुड की फिल्मों में हमने देखी है, तो क्या उनकी ही जैसी टीम आपके इस रोबोट वाले गणपति बप्पा पर काम कर रही है? किस तरह से आप R&D करते हैं और डिज़ाइनिंग प्लान करते हैं, कैसे काम करती है आपकी टीम, कुछ बताएं। ये जो हम करना चाह रहे हैं इसमें आर्ट, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, साइंस, एवरीथिंग कम्स टुगेदर एंड इट्स अ टीम वर्क। वी हैव अ बंच ऑफ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट्स जो सब मिलके, ये हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट ही था। एंड तो ये जो, और एक बात मैं बता दूं, मैं खुद बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं खुद महाराष्ट्र से नहीं हूँ, मैं हूँ बंगाल का, और मेरा आर्टिस्ट जो मेरा टीम है वो ज्यादातर महाराष्ट्रियन है। और वो लोग उन लोगों का जो ये कैरेक्टर के साथ और ये फेस्टिवल के साथ जो लगन, जो लगाव है, मान लीजिए मेरा लगाव शायद दुर्गा पूजा के साथ ज्यादा है, जो बचपन से देखा हूं, तो वो कैरेक्टर को विजुअलाइज करने में शायद उधर मेरे को आसान होता है, पर इधर यही टीम वर्क है, जैसे सब भाव जो है वो हम सब एज ए टीम इसके ऊपर काम किया एंड सारे लोग मिलके काम किए। उसमें हमारे टीम में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और हमारे टीम पे महाराष्ट्रियन भी है, बंगाली भी है, हिमाचली भी है, पर दिस इज अ प्रोजेक्ट वी ऑल वर्क टुगेदर। प्रसून, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने खूबसूरत गणपति के रूप को हमारे साथ साझा किया। एनिमेटेड गणपति वाकई अपने आप में काफ़ी खास लग रहे हैं। लेकिन चलिए पंकज जी के साथ अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और एक दंताय, जी हाँ, गणपति जी का नाम है। हम सब जानते हैं कि 2 दांत हैं, लेकिन उसमें से एक उनका आधा है, तो इसीलिए उनको एक दंताय भी कहा जाता है। अब इसका मतलब अगर हमें निकालना हो फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो ऐसा है कि जो गैर ज़रूरी निवेश है उसको हटा दो, उससे अलग हो जाओ। कविता, एक चीज़ तो ये भी है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हटा दो, लेकिन साथ में किसी भी निवेश से आपको इमोशनल अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखा जाता है कि निवेशक किसी भी अपने असेट से बहुत अटैच हो जाते हैं, स्कीम से, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से बहुत अटैचमेंट हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के हिसाब से निवेश करना चाहिए। लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसीजन गलत हो जाते हैं, लेकिन उसको जब भी हो उसको करेक्ट करना चाहिए। तो एक संदेश मिलता है कि गणपति ने अपना एक दांत ही छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो अगर कभी ऐसा लगता है कि इसी वजह से आपको कि अटैचमेंट ना रखें और अपने गोल के हिसाब से आगे बढ़ें। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि निवेश का कोई गलत फैसला आपने ले लिया हो और बने रहे उसमें तो बहुत देर हो गई हो? बिल्कुल, ऐसा कई बार होता है। देखो, इंश्योरेंस में हम हमेशा देखते हैं कि कोई पॉलिसी बाई कर ली क्योंकि किसी रिलेटिव ने आपको बेच दी, और उसके बाद आपको समझ में भी आ गया कि ऐसा हुआ है, पर फिर भी आप निकल नहीं पाते हैं। और ये कई बार बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है। आपने हो सकता है कोई
प्लॉट ऑफ लैंड लिया हो, आपको समझ में आया कि सही नहीं था, लेकिन नहीं निकल पाते। लेकिन किसी भी निवेश के हम प्रोडक्ट की बात करें, जब समझ में आ जाए तो आप देर ना करें और वहाँ से आप बाहर निकल जाएं। आगे बढ़ते हैं और जब भी गणपति बापा के स्वरूप की बात हो तो उनका पूरा आकार जो है, उनके 4 हाथ हैं और उसमें से एक हाथ में उनके पास एक कुल्हाड़ी है। उस कुल्हाड़ी को हम कैसे समझें, वो भगवान के हाथ में क्यों है, उसकी तो अपनी अलग मान्यता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में इसको कैसे समझा जाए? सीधी सी बात है कि आपके जो भी इमोशंस हैं, इमोशनल बायसेस हैं बेसिकली, उनको आप अलग करें। हाँ, हमेशा ये नॉइज होता को है अलग कि करें, क्लटर को अलग करें, है ना? आप पोर्टफोलियो को डिक्लटर करें, वो भी ज़रूरी है। तो आपके समय के साथ जब निवेश करते रहते हैं, कई बार IPO में इन्वेस्ट होता रहता है, NFOs में इन्वेस्ट होता रहता है, नए प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट होता रहता है, और समय के साथ समझ में आता है कि वो सब सही नहीं है, तो समय समय पर उसको अलग करें। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि इमोशनल बायसेस जो है ना, ये निवेश में बहुत बड़े दुश्मन हैं एक्चुअली, क्योंकि आप सोचते कुछ और हैं, लेकिन आपके अंदर से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ भावनाओं में बह जाते हैं। तो बस आपको संदेश मिलता है कि आप अपने जो भावनाएं हैं उसे कंट्रोल करें, उसको अलग करें, और जैसा आपने कहा पोर्टफोलियो को समय समय पर देखते रहें, और जो ज़रूरी नहीं है उसको आप अलग कर दें। बिल्कुल, यहाँ पर ज़रूरी बात करनी होगी मूषक के बारे में, जो उनकी सवारी है। अब मूषक के बगैर तो गणपति बापा कहीं जाते ही नहीं हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में मूषक क्या होगा? कविता, देखिए, गणपति बापा इतने बड़े हैं, उनकी सवारी इतनी छोटी है। हाँ, हाँ। ये कहती है कि डिजायर, लोभ लालच बहुत नहीं होना चाहिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बस कई बार देखा ना आपने, क्या होता है कि इनकम कम होती है लेकिन लग्जरी गाड़ी बाई कर लेते हैं, लेकिन गणपति बापा ने छोटी सी सवारी रखी है। तो आप भी विद इन मीन्स आप रहें, जितनी आपकी चादर हो उतने ही पैर फैलाएं, ये संदेश मिलता है। तो ज़्यादा महंगे गैजेट, बड़ी गाड़ियाँ, हाँ। इसका लोभ लालच ना करें, और इसके बजाय आप मतलब अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप हमेशा खर्चों आगे पर बढ़ें, खर्चों को अंकुश कंट्रोल लगाए। करें। बिल्कुल, खर्चों पर अंकुश लगाए, हर वक्त महंगाई के बढ़ने का इंतजार ना करें। बिल्कुल, होता ये है कि तब तो मतलब आप कर नहीं पाते हो, तब तो लेकिन कर ही नहीं अगर आप पाते, हाँ। पहले से प्लानिंग करोगे तो महंगाई लगेगी नहीं आपको। बिल्कुल। अब भगवान गणेश की बात हो रही हो और मोदक की हमने बात ना की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मोदक चढ़ाए बगैर गणपति पापा की कोई पूजा पूरी नहीं होती है। मुझ जैसे लोग तो सालों साल इंतज़ार करते हैं गणपति चतुर्थी के वक्त जो मोदक बनाए जाते हैं घर में, उन्हें खाने के लिए बहुत खूबसूरत तरह से बनाए जाते हैं, चढ़ते हैं, भगवान को काफ़ी प्रिय है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में मोदक रिटर्न हुआ आपका? बिल्कुल, जैसे आप बोल रहे हैं कि उनको इंतजार रहता है मोदक खाने प्रसाद का, निवेशक भी प्रसाद पाना चाहता है अपने निवेश पर। तो जब लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आपको इंतजार रहता है। और मैं आपको एक ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका निवेश सही होगा, जो हमने पहले बातें की कि आप फोकस रहेंगे, आप सारे फाइन प्रिंट्स को पढ़ेंगे, निवेश को सोच समझ के करेंगे, सलाह को सही से समझेंगे, विजडम आपका ज़रूरी है, और इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे। और जैसा हमने कहा कि सवारी आपकी छोटी हो, मतलब कि बहुत महंगे शौक ना हो, तो आपको प्रसाद बहुत सही मिलेगा, समय पर मिलेगा, ये यहाँ पर संदेश मिलता है। और आखिरी पॉइंट, जो कि जितनी भी अभी तक हमने चर्चा की है उसको एकदम उसका एक तरह से लबोलुबाब है, शुभस्य शीघ्रम। और यही सबसे पावन अवसर है, अभी तक अगर शुरुआत नहीं की है अपने निवेश की मैं बात कर रही हूँ, अभी से शुरू करें, क्योंकि भगवान गणपति जो है वो सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता हैं। जितने भी शुभ कार्य होते हैं सबसे पहले शुरुआत उन्हीं के आशीर्वाद से होती है। तो क्यों ना निवेश की फाइनेंशियल प्लानिंग का श्री गणेश करें। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने समय निकाला। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी ये पेशकश भी गणपति जी को लेकर पसंद आई हो, लेकिन शो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अब देंगे आपके सवालों के जवाब।